हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लास में स्वागत करता हूं। और हम लोग शुरू कर चुके हैं अपना जो क्लास है, न्यू क्लास, जो 11th नया क्लास जो आया है। जो बच्चे 3 क्लास अभी अभी तत्काल 2025 में पास हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं या थोड़ा बहुत रह चुके हैं नंबरों से, तो ऐसे बच्चे जो 11th से अपना जो इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, वे मेरे जो चैनल है उसे जुड़ सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, जो होता है जीरो लेवल से शुरू होगा। यहाँ पे हम लोग जीरो लेवल से अपना इंग्लिश को शुरू करने जा रहे हैं कि जो बच्चे 10th में इंग्लिश पर ध्यान दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का मात्रा ज्यादा नहीं है तो इसलिए बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा को शुरू से जो बच्चा जीरो लेवल से शून्य से सीखने की तरफ जाए, और वहां से हम लोग शुरू करने की हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है इंग्लिश में, उसको भी इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज से लेकर और शिखर तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो प्रथम दिन का जो इंग्लिश का जो क्लास है, शून्य से शिखर तक की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, आप मेरे चैनल से यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब का दोस्त भी यहाँ पर आके सीखे और मेरे जो चैनल का जो ग्रोथ हो जाए, ये भी हो जाए, और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये इसका कुछ फल मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए अपने हम मेन बातों पर आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग आता है कि इंग्लिश क्या है। आखिर इंग्लिश क्या है? हर बच्चा इंग्लिश से ज्यादा बच्चा डरा होता है कि हमको इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश कोई बोल देता है, 2 शब्द इंग्लिश कोई बोल दिया, लगता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग यहाँ इंग्लिश बिहार बोर्ड में मात्रा 10th में नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक क्लास से लेकर चलते हैं आखिर इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक क्या हो, इंग्लिश एक भाषा है, ग्लोबल भाषा। ग्लोबल मतलब विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। और इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग क्या के लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। या कोई राष्ट्र हो गया, कोई राष्ट्र को क्या करता है, ये आपस में जोड़ता है, ये लोगों को आपस में जोड़ता है, संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये कहता है संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। और ये सबसे जो शिक्षा में जो मुख्य रोल होता है निभाने का, ये इंग्लिश निभाता है। क्योंकि जितने भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं, जितना भी मैथड पढ़ते हैं, वे बहुत ठीक है, वे बहुत सारे जो मेथड होते हैं वे इंग्लिश में ही होते हैं। और तो इसलिए जो इंग्लिश में बहुत सारी पढ़ने के स्रोत बहुत सबसे अधिक यदि है वो है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश क्या करता है, ये लोगों को और उसके जो राष्ट्र होता है, जो सभ्यताएं होते हैं, उसको आपस में जोड़ने का भी काम करता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं जो इसका डेफिनेशन है उसके अनुसार, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये क्या है, एक वैश्विक यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, जो ओरिजिनेटिंग के मतलब होता है उत्पत्ति। इसकी जो उत्पत्ति है कहां से हुई है, फ्रॉम इंग्लैंड। इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, इंग्लैंड से हुई है। यूज, जिसका प्रयोग किया था, फॉर बने के लिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बने विचारों को लेने के लिए या देने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए। कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर। यदि हमें कोई भी देश जाते हैं, यदि अमेरिका चल गए, इंग्लैंड चल गए या कहीं भी देश में जाएंगे, तो जो विश्व स्तर पे हम लोग अपना जो विचारों का आदान प्रदान है वो इंग्लिश के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। यानी विश्व स्तर पर क्या होता है, इंग्लिश के द्वारा जो कम्युनिकेशन यानी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आगे कह रहा है इट कनेक्ट्स पीपल, कल्चर्स एंड नेशंस। ये क्या है, ये लोगों को और लोगों को या जो कल्चर होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, और जो राष्ट्र होते हैं, एक देश दूसरे जो देश होते हैं, इनको क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का एक कड़ी का काम करता है। कौन, इंग्लिश। और आगे करता है प्लेइंग, प्लेइंग में होता है निभाता है, किसका, ए मेजर रोल इन एजुकेशन, बिजनेस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। और यह जो शिक्षा हो या व्यवसाय हो या मीडिया हो या जो टेक्नोलॉजी जो यंत्र हो, उस समय यह मेजर रोल निभाता है। कौन, इंग्लिश। तो इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक वैश्विक भाषा है जो विश्व स्तर पर
विश्व स्तर पर विचारों को आदान प्रदान करने का एक काम करता है, माध्यम का काम करता है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई थी और यह लोगों को, कल्चर को और राष्ट्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद हम लोग पढ़े इसमें कि यह क्या करता है कि जो शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, मीडिया हो गई, जो टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में यह मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, या ऐसे भी इसको हम लोग कह सकते हैं आसानी से कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। क्या कहेंगे? कहेंगे कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर। मिक्सचर के मतलब होता है मिश्रण, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? ये भाषाओं का मिश्रण होता है। इंग्लिश का है भाषाओं का मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारी भाषाएं मिली होती है। जैसे में यदि कोई अपना नाम बताता है, गांव का नाम बताता है या एरिया का नाम बताता है, वे सब के सब अपने ही भाषा में होते हैं, मतलब कि अन्य भाषा में होते हैं, या तो हिंदी में हो या इंग्लिश, इंग्लिश हो है ये, या उर्दू में हो, फ्रेंच में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, बंगाली में हो। यानी इंग्लिश बोलते समय हम लोग सभी भाषाओं को लगभग मिलाकर बोल देते हैं। इंग्लिश क्या है? भाषाओं का मिश्रण है। तो अभी आपके सवाल आना चाहिए दिमाग में कि आखिर इंग्लिश एक भाषा है जो कम्युनिकेशन का काम करता है, तो लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाषा क्या है, और इसके बाद आगे हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि चलिए ये क्या है, भाषा क्या है, इसके बाद हम लोग पहले समझते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, ये किस तरह का काम करता है। तो देखिए वो भाषा क्या है ना, समझ लेते हैं। जैसे देखो, भाषा एक माध्यम है, ये एक सोर्स है, मीडिया है। किसका? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो वार्तालाप होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसका एक बीच का कड़ी है, रास्ता है, मीडिया। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है, यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है और बीच में नदी बह रही है। बीच में क्या है? नदी बह रही है। तो यदि हमें इस इधर से इधर या इधर से इधर जाना होगा तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे हम लोग पुल बना देंगे, और इस पर क्या होगी? इस पे जो लोग आओगे इधर से उधर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो सेम यही होता है, यदि यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पर आप हैं, ठीक है, तो आपका विचार मेरे विचार में जो को जानने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है। किसी न किसी माध्यम की क्या होता है? जरूरत पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरा विचार क्या है, इस सब के बारे में एक माध्यम का क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा। और यही एक्चुअली में होता है लैंग्वेज। ये क्या होता है? लैंग्वेज। यानी जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं और जिस लैंग्वेज को यदि आप समझते हैं तो मेरे विचार को आप नहीं समझ सकते हैं, और जो लैंग्वेज आप जानते हैं यदि मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपके विचारों को नहीं जान सकता हूं। ठीक है, लैंग्वेज का है एक माध्यम है। तो चलिए डिफिनेशन का साथ समझ लेते हैं हम लोग। देखा जाए कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के मतलब क्या हुआ कि यह क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने की एक तंत्र है, व्यवस्था है। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र या व्यवस्था। ठीक है, तंत्र या व्यवस्था है। ठीक है, यूजिंग जिसका प्रयोग होता है कहां? इसका उपयोग किया जाता है साउंड्स, जैसे हम बोल रहे हैं साउंड्स हो सकता है, सिंबल्स कुछ संकेत हो सकते हैं, एंड गेस्टर्स के मतलब होता है इशारा। क्या इसको व्यक्त किया कैसे? इशारा के रूप में या साउंड के रूप में या कोई संकेत के रूप में। आया करा है कि allowing humans to express thought, emotion, idea and information। और जो इससे क्या होता है, जो भाषा होता है ना, ये क्या करता है? ये जो लोग होते हैं, मनुष्य होता है, मनुष्य को जो जो सोच होता है, मनुष्य का जो सोच होता है या भाव होता है, इमोशन माने भाव होते हैं, आइडिया को जो विचार होता है या कोई इंफॉर्मेशन यानी जो सूचनाएं होती है उसको व्यक्त करने का क्या करता है? ये आज्ञा देता है, यानी व्यक्त करने में बहुत ही हेल्प करता है कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे इमोशन क्या है, मेरे विचार क्या है, और इंफॉर्मेशन किसको देना है, कैसे देना है, और कैसे इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस सबको समझने के लिए ये आज्ञा देता है कौन? नॉलेज। नॉलेज क्या हो? नॉलेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, या एक और हो सकता है डिफिनेशन आसान भाषा में हो सकता है कि लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है, कहेंगे कि
लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब देखिए एक लाइन में बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? एक विचारों के आदान प्रदान करने की माध्यम है। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने की एक माध्यम है। इससे हम अपना विचार को व्यक्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, बस हो गया। तो बहुत सारे प्रकार हो सकता है लैंग्वेज, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, सब का है लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अपने जो इंग्लिश में। देखिए होता क्या है ना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अल्फाबेट। क्या होती है? अल्फाबेट, यानी इससे कोई भी छोटा टुकड़ा इंग्लिश में नहीं होता है। जैसे में यदि हम लोग पढ़ाते हैं पदार्थ, तो पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है ना वो होता है परमाणु। और परमाणु में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसमें चर्चा करेंगे। हम लोग कहते हैं जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा होता है परमाणु। और परमाणु जब मिलते हैं तो ये बन जाते हैं अणु। क्या बन जाते हैं? अणु, ठीक है। अणु बनते हैं, और जब अणु मिलते हैं तो वही बनेंगे, कोई तत्व बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? तत्व बनेगा। और जब तत्व मिलते हैं तो वे बन जाएंगे क्या? यौगिक, ठीक है, या कोई मिश्रण बन जाएगा। और वही यौगिक मिश्रण को हम लोग कहते हैं पदार्थ, ठीक है। या यदि बायोलॉजी में समझते हैं तो बायोलॉजी में जो शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं कोशिका, यानी सेल। और जब कोशिकाओं का जो समूह हो जाता है तो बन जाता है टिश्यू, यानी ऊतक। और जब ऊतकों का समूह हो जाता है तो वही बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। और वही अंगों का जब समूह होगा तो हो जाएगा अंग तंत्र। और जब अंग तंत्रों का जो समूह बनेगा उसे कहेंगे बॉडी, यानी शरीर, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी चर्चा करते हैं कि अल्फाबेट क्या समझ गए आप लोग? अल्फाबेट क्या होता है? जिस तरह से बायोलॉजी के माध्यम से समझाती है, हम जो केमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री के माध्यम से समझाती है, ठीक है। देखिए क्या है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अल्फाबेट। और अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? देखिए बोला कि शुरू करें हम लोग ना। यदि आपको नहीं मालूम है तो फिर यहाँ से बच्चा सब गणना करता है। इसमें जो 26 लेटर होते हैं तो यह क्या होता है? देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो अल्फाबेट होते हैं, ये जो अल्फाबेट होते हैं इसकी संख्या होती है 26। क्या होती है? इसकी संख्या होती है 26, जिसमें से जो 5 होते हैं वे होते हैं वॉवेल। वे क्या होते हैं? वे होते हैं वॉवेल। अब बाकी जो 21 होते हैं वे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में आ जाता है, ये होते हैं वो ए हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बाकी जितना भी बच रहा है 21, जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के जितना भी बच रहा है वो सब किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो ये अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चलिए देखिए अभी बताया कि जो अल्फाबेट का जो समूह होता है उसको कहा जाता है वर्ड। क्या कहा जाएगा? वर्ड। जिस तरह से सेलों का जो समूह होता है कहलाता है टिश्यू। एक कह रहा है पर कि ए वर्ड नाटक कर रहा है। चलिए कह रहा है कि वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विथ मीनिंग। अब क्या कह रहा है कि भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है जो अर्थगति हो, जो अर्थपूर्ण हो, ठीक है। सबसे छोटी इकाई तो ऐसे अल्फाबेट होती है, लेकिन सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और साथ में क्या हो? अर्थपूर्ण हो, यानी यह अद्वितीय हो, ठीक है। कह रहे हैं विथ मीनिंग, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फ्रॉम फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज, जिसका प्रयोग किया जाता है किसमें? फ्रेजेज में, जो वाक्यांश होते हैं, एंड वाक्यों में, ठीक है। आगे करा कि हेल्पिंग, यह सहायता कर रहा है किसको? हम लोगों को सहायता करता है एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में, बतलाने में। इसको जो थॉट होता है, जो हमारी सोचावट होती है,
इमोशन हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए, या आइडिया यानी विचारों को व्यक्त करने के लिए, एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली यानी जो कम्युनिकेशन जो होता है, हमारे जो वार्तालाप होता है, इस सबसे क्या होता है, इफेक्टिवली अपने प्रभावित होता है, यानी उसको व्यक्त करने में यह सहायता करता है। तो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहेंगे, एक और डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग यदि आसानी से समझने के लिए, कहेंगे इसको कि a word is a group, a word is a group of alphabet या और में लिखेंगे या लेटर्स, ठीक है, that give a complete meaning, this called word। ये हम लोग आसानी से समझने के लिए कर लिखा है। देखिए ये क्या होता है कि जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, ये अल्फाबेट या जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसका यह क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग, जो अर्थपूर्ण हो, जो क्या हो, अर्थपूर्ण हो, अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। क्या कहेंगे, वर्ड। और इसका जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वाक्यांशों में किया जाता है या सेंटेंसों में किया जाता है। किसके लिए, हमारे जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं और जो कम्युनिकेशन होता है, उस सबको व्यक्त करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये होता है अर्थपूर्ण। इसमें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यदि कोई कहेगा कि अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, अक्षरों के समूह को वर्ड कहेंगे। यदि मान लेते हैं यहाँ पे, यदि हम लिख देंगे BYGNP, ऐसा हो गया, ये भी तो अल्फाबेट का समूह हो गया ना, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये वर्ड नहीं है। यदि सिंपल से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर BOY, इसका मतलब कोई ना कोई निकल रहा है, ये भी क्या है, अक्षरों का समूह है, अल्फाबेट का समूह है, इसको हम लोग वर्ड कहेंगे, जो कहेंगे वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो शब्द अक्षरों का वैसा समूह जो अर्थपूर्ण हो उसे वर्ड कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि a word is the smallest unit of a language with meaning, कहेंगे इसे वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ड समझ गए। और ये शब्दों के जो समूह होते हैं ना, ये शब्दों के जो समूह होता है, इन सबको हम लोग ही कहते हैं सेंटेंस। और ये क्या होता है, ये भी अर्थपूर्ण होते हैं, ये कहते हैं अर्थपूर्ण होते हैं। देखिए अभी हम लोग शुरुआत किए हैं तो इंट्रोडक्शन से कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन के साथ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब आगे आएंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसे बहुत सारे प्रकार से बांटा जाता है। जैसे में जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को 3 प्रकार से बांटा जाता है। जिसे एक होता है उसकी उपयोगिता के आधार पे, तो उपयोगिता के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार हो जाता है। यदि उपयोगिता के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार होता है, जिसमें हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाते हैं, इंपरेटिव हो जाते हैं, ऑप्टेटिव हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। ठीक है, ये उपयोगिता के आधार पे। यदि उसके बनावट, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बनावट के आधार पर सोचे कहेंगे तो इसके आधार पर होता है 3 तरह के। एक होता है सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और वही हम लोग जब इसकी स्थिति के आधार पर करेंगे, जो कंडीशन होता है, कंडीशन के आधार पर करेंगे, तो ये भी होता है 3 प्रकार होता है। एक होता है प्रोबेबल, एक होता है इम्प्रोबेबल और एक होता है इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को सब विस्तार से समझेंगे। सेंटेंस एक जो चैप्टर लेंगे उसमें, अभी कल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, केवल इसका डिफिनेशन और एग्जांपल। ठीक है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन जो जितने विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम सबके जो समझ में आया उसको फिर से विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर आ गया सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। देखिए कह रहा है कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोले ना, ये क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस वाक्य शब्दों का समूह होता है। दैट जो क्या करता है, एक्सप्रेसेज मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, या व्यक्त करता है कैसे, कंप्लीट थॉट्स, जो पूर्ण, जो कंप्लीट होता है, पूर्ण जो सोच होता है, सोच को करता है। वेंस विथ एक कैपिटल लेटर, जिसकी शुरुआत किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, मतलब कि बड़ी अक्षर से, बड़ी अक्षर से। एंड एंड विथ ए पंक्चुएशन
मार्क, और जिसका जो अंत होता है पंचुएशन मार्क से होता है। जो सेंटेंस होते हैं इसका शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से और इसका जो अंत होता है वो होता है पंचुएशन मार्क से। और पंचुएशन मार्क में यहाँ पे लाइक दिया है जैसे में, जिसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या जो एक्सक्लेमेशन मार्क का मत एक्सक्लेमेशन पॉइंट या मार्क का मत होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह से हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस किसे कहेंगे? सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह होता है जो अर्थपूर्ण हो, जो अर्थ देता हो, उसे कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, ये नहीं तो शब्दों का समूह को सेंटेंस कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पर कि राम 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 गोइंग श्याम श्याम and eating food, ऐसा कह देते हैं यदि मान लेते हम। ये भी क्या है? ये शब्दों का समूह है। राम भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, श्याम भी एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है, ईटिंग भी एक वर्ड है, फूड भी एक वर्ड है। इसके शुरुआत में हम लोग क्या लगा दिए? फुल स्टॉप भी लगा दिए शुरुआत करते अंत में, और जो इसके शुरुआत है लगा दिए कैपिटल लेटर से। तो क्या ये सेंटेंस है? तो हमारा सही आंसर होगा नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अर्थ नहीं दे रहा है। जब तक शब्दों का समूह अर्थ नहीं देगा, जब तक शब्दों का समूह अर्थ नहीं देगा तब तक उसे सेंटेंस हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो शब्दों का वैसा समूह जो अर्थ पूर्ण हो, अर्थ देता हो, उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। जिसमें एक फिर डिफिनेशन देते हैं, इसका हो सकता है कि इसका हो सकता है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, जिसको सेंटेंस कर सकते हैं ऐसे पीछे। इस शब्दों का वैसा समूह जो अर्थपूर्ण है उसे सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे जैसे एग्जांपल देते हैं, जिसमें हो सकता है कि श्याम वाज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी श्याम क्या है? रोड पर टहल रहा था। श्याम सड़क पर टहल रहा था। तो ये भी क्या है? ये शब्द है, ये भी 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 शब्द है। और ये सब का जो समूह बन के एक अच्छा अर्थ व्यक्त कर दिया, एक अच्छा से अर्थ व्यक्त कर दिया, इसे हम लोग कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में बस अभी हम लोग इतना ही पढ़े हैं। आगे हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे जब नया जो चैप्टर आएंगे सेंटेंस में, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें कितने प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सेंटेंस के बाद आता है, आप देखिए हर सेंटेंस में जो होता है ना, हर सेंटेंस में तीन चीज कॉमन होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ब क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में उस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करे पड़ेगी। इसका डिफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर आ गया कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पर यार, ये सब्जेक्ट के मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थ हर विषय में, हर चीज में अलग होता है। सब्जेक्ट का मतलब कहीं कहीं हो जाता है मिरर के बारे में हो सकता है, और सब्जेक्ट के मतलब विषय हो जाता है, कभी पढ़ने वाला जो विषय होता है, मैथ इंग्लिश जो भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के मतलब हो गया कर्ता, यानी करने वाला। कोई क्रिया में क्या करने वाला? कर्ता नहीं था, कोई करता, तो ही कर्ता धरता है, यानी घर के कर्ता धरता, यानी घर को चलाने वाला, जो घर के चलाता है उसको कहते क्या कहते हैं? घर के कर्ता धरता, कर्ता धरता। यानी ये क्या होता है? सेंटेंस के कर्ता धरता है, सेंटेंस को आगे लेके चलने वाला है। यानी ये क्या करेगा? ये सेंटेंस में जो भी क्रियाएं होगी उसको संपादित करेगा, उसको पूरा करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि सेंटेंस में क्रिया को
पूरा करेगा, यानी कर्ता धर्ता सेंटेंस का कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वही समझिए, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट सेंटेंस के एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है। दैट टेल्स, जो हमें बताता है, हु और व्हाट, यानी कौन और क्या, दी सेंटेंस इज अबाउट, यानी क्यों और क्या, क्या और क्यों, किसके बारे में, इट यूजुअली परफॉर्म्स, जो परफॉर्म्स दिखा पड़ता है, दी एक्शन माने या क्रिया और दी डिस्क्राइब्ड बाय दी प्रेडिकेट, ये किसके द्वारा वर्णित होता है? प्रेडिकेट जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होते हैं? डिस्क्रिप्ट करते हैं, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता हो। कह नो कि किसी सेंटेंस में जो क्रिया को संपादित करता हो, क्रिया को पूरा करता हो, क्रिया को संपादित करता हो, उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, कह नो। और यह बतलाता है कि कौन और क्यों कार्य कर रहा है, कौन और क्यों कोई क्रिया को संपादित कर रहा है, ठीक है। कौन बताता है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक हम नोट के माध्यम से समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कहां से निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए, एक नोट कर रहा है ना कि एक जो नोट है उसके करेंगे कि क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में किसी हु से यदि सवाल कर दिया जाए या व्हाट से सवाल कर दिया जाए, ठीक है, हु से या व्हाट से सवाल कर दिया जाए, और जो जवाब आ जाता है ना, जो हमें आंसर मिलता है ना, वही सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसमें एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है। यदि मान लेते हैं एग्जांपल हम यहां पर दे देंगे कि दे आर गोइंग टू स्कूल बाई साइकिल। अब देखिए, वे लोग साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया ना। अब कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, पूछेगा कोई कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो कैसे कहेंगे? देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसे हु से या व्हाट से क्या करेंगे? क्वेश्चन कर देंगे। यहां कहेंगे कि हु आर गोइंग टू स्कूल बाई साइकिल, इन्हें क्वेश्चन करेगा ना। क्या कहेगा कि कौन साइकिल से विद्यालय जा रहा है, हो कौन साइकिल से विद्यालय जा रहा है? आंसर क्या आ जाएगा? दे। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएंगे दे, माने वे लोग। तो वे लोग क्या हो गए? ये हो गए सब्जेक्ट। यानी जब किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट से क्वेश्चन किया जाता है, जो आंसर आ जाता है वो एक्चुअली में होता है सब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग भी समझ सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद कौन आता है? सब्जेक्ट के बाद आएंगे वर्ब। क्या आएंगे? वर्ब। तो वर्ब क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वर्ब एक्चुअली में जो वर्ब होता है, ये इसको क्रिया कहते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में संपादित होता है, किया जाता है। और ये क्या होता है? ये सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और इसका जो प्रभाव है ना, वे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है। तो वर्ब के मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया, ठीक है। करा है ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब क्या है? एक शब्द होता है दैट शोज, जो दिखलाता है, एन एक्शन, जो देखिए एन एक्शन में जो क्रिया को दर्शाता है ना, दिखाता है। कैसे हो? जो ऑकरेंस होते हैं, ऑकरेंस के मतलब क्या होता है? ऑकरेंस माने होता है घटना, कोई घटना घटी उसको दिखाता हो। और स्टेट ऑफ बेइंग्स, स्टेट ऑफ बेइंग्स मतलब होते हैं जो स्थिति को दर्शाता हो। स्टेट ऑफ बेइंग्स माने जो स्थिति को दिखलाता हो, इट टेल्स, यह बतलाता है व्हाट द सब्जेक्ट, यह बतलाता है ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको क्या करता है? यह बतलाता है। डिड और इज डूइंग इन ए सेंटेंस,
किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, वर्ब एक शब्द होता है जो बतलाता है कि किसी सेंटेंस में कोई जो सब्जेक्ट है क्या कर रहा है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है को व्यक्त करता है, उसे कहेंगे वर्ब। ठीक है, तो और समझ में कहेंगे कि वर्ब एक शब्द होता है जो बतलाता है कि कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह समझ जाएंगे। और देखते हैं, देखो जो सब्जेक्ट जो वर्ब होते हैं, ये वर्ब होते हैं दो प्रकार के। आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं। ये जो वर्ब होते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब दो प्रकार होता है, एक फील्ड वर्ब, एक नॉन फील्ड वर्ब। फील्ड वर्ब दो प्रकार होते हैं, एक होता है फील्ड वर्ब दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और जो नॉन फील्ड इन्फिनेटिव होता है, ये होता है तीन प्रकार के। ये नॉन फील्ड होता है, एक होता है इन्फिनेटिव होता है, और एक जिरांड होता है, एक पार्टिसिपल होता है। ठीक है, और जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक मॉडल एक्सिलरी होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी और एक मॉडल एक्सिलरी। इस तरह से सबको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ब बहुत ही अच्छा पार्ट है, क्योंकि बिना हम लोग वर्ब को समझे हुए आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब आएगा, प्रत्येक सेंटेंस में नाउन आएगा, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब तक हम लोग जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, जो अच्छा पार्ट इसमें तो यही जाएगा, ये टेंस है, उस सबको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग अपना बेस को तैयार कर रहे हैं, और जब बेस हम लोग तैयार हो जाएगा ना, तो हम लोग अच्छे से समझने में अपने आप को लगा देंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। अपने जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ जाएंगे, पेपर को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो हम इस तरह से पढ़े कि वर्ब क्या है। ठीक है, और वर्ब का आगे पढ़ेंगे हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग पीछे भी देखिए ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी एक शब्द होता है या एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है। किसका? यह एक टुकड़ा है किसका? वो सेंटेंस का, जिस पर जो करता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो कोई क्रिया करता है ना, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये जो क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये प्रभावित भी होता है। क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये प्रभावित होता है। कौन? ऑब्जेक्ट माने कर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो करिएगा वो पाइएगा, यानी जैसा कर्ता का जो प्रभाव है ना, आपके जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव पड़ता है किस पे? कर्म पे, यानी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो समझते हैं, ये तो अच्छी वाली बात है। यहां पे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। देखिए क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है यह सेंटेंस का एक भाग होता है, जो वर्ब से, जो वर्ब जो क्रिया है ना, क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है, संक्रमित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, आया है कि इट शो, यह दिखाता है, हु और व्हाट इज एफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट्स एक्शन। यह दिखलाता है ना कि जो करता है सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, उससे कौन और क्या प्रभावित हो रहा है, उससे कौन और क्या प्रभावित हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट दिखाता है कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है, उससे कौन और क्या प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यानी कर्ता जो करेगा, क्रिया करेगा, उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। जैसे देखो एग्जांपल में यहां पे हो जाएगा कि he said to me, यहां पर ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे है समझाइए हमको। देखिए यहां पे ये सेंटेंस को क्या करता है? संपादित कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, यानी वह मुझसे कहा। कौन कहा भाई? वह कहा। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या एक्शन हुआ? क्या क्रिया हुई? तो कहने क्रिया हुई। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और किससे इसका प्रभाव किस पे पड़ गया?
तो मुझ पर पड़ गया, मी, तो मी का हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या और हो सकता है कि राम गोज तो पटना, राम गोज तो पटना, राम पटना जाता है, कहा जाता है भाई, पटना जाता है, कहा जाता है, पटना जाता है। यानी इस पर थी ना कि कोई क्रिया कौन और किस पर प्रभावित हो रहा है, एक सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया किया जाता है किसे कौन और क्या प्रभावित हो रहा है, इसको भी व्यक्त करता है, तो होता है ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। चलिए, और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद पढ़ेंगे कि जो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो समझने के लिए हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है 8 गो, ठीक है, जिसमें नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। इस सब पे हम लोग पहले उसके केवल नाम लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे नाउन। देखिए, ऐसा मत है ना कि आप कोई बच्चा सुनकर कि नाउन क्या पढ़ना है, नाउन तो पढ़े हैं कि नाउन 5 प्रकार होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेरिल, अब्स्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से, अपने क्लास के माध्यम से आप लोग को बहुत सारे जो नोट्स होता है ना, जो बच्चे नहीं जानते हैं, नोट से ही आता है। अब देखिए, कभी भी कोई भी एग्जाम में आपका ये नहीं है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्योंकि आप बच्चे तो नहीं है, आपको बच्चे नहीं है। हमें सीखना है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ये नहीं समझना है। हमें सीखना यह है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर लगता है, कौन से प्रॉपर नाउन के प्लूरल लगता है, कौन से नाउन में कौन सा हेल्पिंग भाव लगता है, उसके साथ कौन सा भाव में कौन सा बदलाव होता है, इस सब की चर्चा करेंगे। सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सा नाउन है, यानी कौन कॉमन है, कौन प्रॉपर है, कौन अब्स्ट्रैक्ट है, इस सब के बारे में चर्चा करना है। और सिंगुलर से प्लूरल को कैसे चेंज किया जाए, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह नहीं करना है, यानी आप भी बैठे 2 मिनट अब पहले क्लास खत्म, और इससे क्या होगा, इसे आपका जो भ्रमित हो जाएंगे। आप लोग हम पढ़ लिए हैं, जो प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उसको हल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हो रहा है ऑब्जेक्टिव आ रहा है, और क्वेश्चन अधिकांश का है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव जो आ नहीं रहे। यदि सब्जेक्टिव आते तो क्वेश्चन पूछता कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, क्रिएटिव नाउन किसे कहते हैं, पूछता। लेकिन अब तो आ रहा है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हमें चूज करना होता है, तो पूरा विस्तार से थ्योरी में जाकर उसमें से निकालना पड़ेगा। तो इसमें निकालने जो अनेकों प्रकार के जो भी उसका जो नोट्स होते हैं, जो इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, उन सबको हमें पकड़ना जरूरी है। उन सबको हम लोग इकट्ठा करके आपके सामने हम लाएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको लिख देते हैं, और आगे दिन से हम लोग चालू करेंगे कि जो प्रॉपर नाउन क्या है, नाउन के प्रकार में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला जो होता है पार्ट्स स्पीच में, ये होते हैं नाउन, कहा जाइए नाउन हो जाएगा। दूसरा होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन, और तीसरा होता है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नाउन के मतलब होता है संज्ञा, चलिए बात लिख देंगे। और 4 नंबर होते हैं एडवर्ब, और 5 नंबर होता है वर्ब, ठीक है। 6 नंबर होते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और 7 नंबर होता है कंजक्शन, कंजक्शन, और 8 नंबर होता है इंटरजक्शन, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषण, ठीक है। और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और भाव का मतलब होता है क्रिया। प्रीपोजिशन में होता है संबंध, संबंध बोधक। और कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। और इंटरजेक्शन होता है विषय माध्य बोधक, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा बताते हैं
जो नाउन होता है, नाउन होता है किसी खास नाम, व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि को नाउन कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग अधिकांश किसमें होता है? सब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में इसे किया जाता है। ठीक है, जो प्रोनाउन होता है ये क्या होता है? जो नाउन के बदले में जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता हो उसे कहेंगे प्रोनाउन कहेंगे। इसको क्या होता है? ये इसके संदर्भ प्रयोग किया है जो सेंटेंस में भारापन जो होता है उसको वेट को कम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। एक होता है संज्ञा और सर्वनाम की क्या होता है? ये विशेषता को बतलाता है। जिसमें राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या हो गया? बहुत हो गया। ठीक है, या अच्छा भी अच्छा हो गया। और यहाँ पे हो गया एडवर्ब। एडवर्ब का होता है क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है, जिसमें वो बहुत तेज होता है। तेज क्या हो गया? क्रिया के जो विशेषता हो गया। चलिए अगला वर्ब समझा भी। प्रीपोजिशन में संबंध बोधक। ये क्या करता है? ये किसी भी दो जो सब्जेक्ट होते हैं या जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उसके पहले आके जो सेंटेंस होते हैं अन्य शब्दों के साथ ये क्या होता है? संबंध को स्थापित कर देता है। कंजक्शन का होता है कंजक्शन। कंजक्शन से आप सुने होंगे जंक्शन। क्या सुने हैं? जंक्शन। जंक्शन जंक्शन है जोड़ने वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रेलवे ट्रैक यहाँ पर जा रहा है, रेलवे ट्रैक तो जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है। यदि यहाँ से कोई यहाँ पे स्टेशन है और यहाँ से यदि यहाँ पे रेलवे स्टेशन यहाँ पे निकल गया, या यहाँ पर है और यहाँ से इधर कोई रेलवे स्टेशन निकल गया, रेलवे ट्रैक, तो इस स्थान को हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। इन्हें क्या हो रहा है? एक इधर से रेलवे ट्रैक है, एक इधर से है, ये इसको क्या कहता है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़। इसलिए इसको कहता है जंक्शन। जैसे पटना जंक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन का मतलब है, कंजक्शन का मतलब है कि दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को, क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम करता है जो शब्द, उसे कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या होता है? ये होता है विस्माद बोधक। एक होता है विस्माद बोधक, जिसमें ओहो, आहा, यह हो जाता है कि उल्लास, अल्लाह, अलास होता है। कहते हैं हुर्रा, हुर्रा, आई ओन द मैच। मैं कह रहा हूं मैच को जीत गया, नहीं तो मैं मैच को जीत गया, खुशी को व्यक्त करते हैं। यानी जो अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो इंटरजेक्शन होता है। और ये जो एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे की नाउन क्या है, नाउन को बहुत विस्तार समझेंगे। तो प्लीज आप इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट तो पक्का करिए, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत जो कमियां है, कमियों को बताइए ताकि हम लोग उसको परख सके। हम लोग थोड़ा सा चिंतनमंद है, आप हमें कमियों को बताइए कि कहाँ पर हम दिक्कत कर रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे हम समझा नहीं पा रहे हैं हमको, ये हमें कमेंट करके पक्का बताइए, ताकि आपके जो समझ है उसको हम बढ़ा सके, उसको बढ़ाने में सक्षम हो सके, ऐसा हम अपने में बदलाव करें। तो प्लीज जो भी हो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। आज क्लास इतना ही रहेगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।